नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉडलैंड 24। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश कुमार। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। अभी हम आए हुए हैं खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत में, जहां पर मुखिया पद के प्रत्याशी हैं हमारे साथ सरिता कुमारी जी। आइए उनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। जब हमारी फ्रंटलाइन की टीम ने उनके क्षेत्रों में भ्रमण किया तो काफ़ी लोगों ने इनका प्रशंसा किया। सबसे पहले सर, आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के तमाम जनता एवं मतदाता मालिक को प्रणाम करता हूं और आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस तरीके से आकर के मेरा जैसे इंटरव्यू लेने का या व्यू पूछने का प्रयास किया, इसलिए मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। सर, एक चीज़ बतलाइए, जो मैडम जो इस पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हुए हैं, इससे पहले भी आप समाज सेवा में काफ़ी रुचि रखते आ रहे हैं, तो किस सोच के साथ इस बार जो है सो मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? मैं बचपन से ही छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में सक्रिय था जी। मैं वर्ष 2007 से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी सदस्य रहा हूं और 2009 में मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री भी रहा। 10 में भी मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री रहा। उसके बाद से मैं फिर छात्र संघर्ष समिति का सक्रिय कार्यकर्ता, और जैसे समझ लीजिए छात्र संघर्ष समिति का जो निर्माण हुआ मधुबनी जिला में जो अभी चल रहा है SSS, उसका मतलब बहुत मजबूती के साथ हम लोगों ने उस संगठन को खड़ा किया और उस संगठन को हम लोग ने आज तक सींचते हुए आए। उसके बाद में जब 2011 में मेरी उम्र चुनाव लड़ने लायक हुआ तो मैं 2011 में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22 से जिला परिषद का प्रत्याशी बना। और जब मैं 2011 में जिला परिषद से चुनाव लड़ा तो उस समय जनता का अपार समर्थन और अपार प्यार मुझे मिला और मैं 16 प्रत्याशी थे 2011 में। उस समय मैं 16 प्रत्याशी में से 14 प्रत्याशी को हराते हुए रनर के रूप में रहा, जहां मुझे वीरेंद्र यादव जी ने मात्र 147 वोट से डिफीट दिया और मैं रनर रहा। उसके बाद लगातार लोगों की जिम्मेदारी, जनता का जो समर्थन मुझे मिला और प्यार मिला, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने सामाजिक जीवन में समाज सेवा में लगा रहा। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों के को लगा ऐसा कि हो सकता है कि प्रणामी सिंह के समाज में रहने से और या प्रणामी सिंह को राजनीतिक जीवन में ज़्यादा सक्रिय रहने से मेरी राजनीतिक छवि खराब हो जाएगी। तो उन लोगों ने मेरे पीछे साजिश रचना शुरू किया और मुझे जो है सो बेवजह झूठे झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल भेजने का भी काम किया। अगर आप पता करें कीजिएगा या पता किए होंगे तो आपको ये भी पता चला होगा कि 2011 में जनता ने जब मुझे बहुत ज़्यादा समर्थन दिया और जब मैं 14 प्रत्याशी को हराते हुए सेकंड स्थान पर रहा, मात्र 143 वोट से जिला परिषद चुनाव हारा, तब से लेकर अब तक मेरे जीवन में मतलब बेवजह बेबुनियाद आरोप लगते गए। कितने आरोप लगे जिसका तो मैं अब शायद गिनती भी करना छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि कौन है, क्या है, नहीं है, कहाँ से है। मतलब जिस मामले के बारे में मुझे पता भी नहीं होता वो मामले मेरे ऊपर ला करके थोप दिए जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी किसी प्रशासनिक विभाग के लोगों को लगता है कि नहीं प्रणामी सिंह गुनहगार है तो आप इसका जांच करवाइए। CID जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, जो भी करवाना हो। और अगर मैं दोषी हूं तो मुझे कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए, मैं उसको सहज स्वीकार करूँगा। लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर जो लगे हुए जितने भी आरोप हैं, जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिसमें मैं बरी भी हो गया हूँ न्यायालय के माध्यम से, जब मुझे अरेस्ट किया जाता है तो आप ही के किसी चैनल के माध्यम से या मतलब जैसे अखबार के माध्यम से बड़े बड़े मोटे हेडिंग में लिखा जाता है कि कुख्यात अपराधी प्रणामी सिंह गिरफ्तार हुए। लेकिन जब प्रणामी सिंह किसी केस में रिहाई होकर के बाहर आते हैं तो कभी आज तक किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछने का कोशिश किया कि प्रणामी सिंह जिस केस में आज रिहाई होकर के बाहर आए हैं, आज वो निर्दोष साबित हुए हैं, तो उनको बेवजह क्यों रखा गया जेल में। तो ये सब झेलते हुए मैंने तो अपना 10 साल का सफ़र तय किया और कंटिन्यू मैं समाज के साथ जुड़ा रहा, समाज के लोगों के साथ जुड़ा रहा, उनके हर दुख दर्द में मैं मजबूती से खड़ा रहा। उसी का आज नतीजा है कि जनता मुझ पर भरोसा भी करता है, प्यार भी करता है और विश्वास भी करता है। और मुझे लगता है कि इस बार जनता मुझे वो विश्वास, वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझ पर चुनाव जिता करके पंचायत का मुखिया बना करके मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर देंगे। सर, एक चीज़ बदले, सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल जल योजना, हरियाली योजना, नालीकरण योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, उस सब का स्थिति आपके पंचायत में क्या है? उस सब मैं अगर आपको पंचायत की कमी को गिनाना शुरू करूं तो शायद मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन क्या 2-4 महीने में भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 साल का जो एक योजना होता है ग्राम पंचायत के लिए, सरकार का जो योजना है, उस योजना में मुझे नहीं लग रहा है कि 5 साल में जो योजना सरकार के द्वारा दिया गया मेरे पंचायत में उसका 10% भी इम्प्लीमेंट धरातल पे हुआ। किसी तरीके का कोई योजना तो धरातल पे हुआ ही नहीं, और जो 20% योजना हुआ भी है तो ऑन पेपर।
उसी का ना सीधा सा तात्पर्य है कि जनता में आज जो है सो मतलब वर्तमान मुखिया के प्रति जो आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, जनता ने जो आज मुझे समर्थन दे रहा है, या जनता जो आज मुझसे प्यार कर रही है, जनता जो आज मेरे तरफ जो है सो मतलब आकर्षित है, इसी का नतीजा है। अगर आज मुखिया जी काम किए रहते, यहाँ लोगों को लगा रहता कि नहीं हमारे मुखिया जी ने कुछ जो है ढंग का काम किया है, तो उनके साथ भी जनता का समर्थन होता। जो आज मुझे देखने को नहीं मिला है, शायद आपको भी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, आप जनता से जाकर पूछ लीजिए। हाँ, और जहाँ तक योजना का सवाल है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी योजना आज इस 5 साल के अंदर में मेरे पंचायत में इंदिरा आवास के नाम पे कुछ नहीं, शौचालय के नाम पे कुछ नहीं, जो एक आध जो है कहीं हुआ भी होगा तो इतना लूज खसोट के साथ, इतना भ्रष्टाचार के साथ, इतना घूसखोरी के साथ किया गया, जिसके बारे में अब हमसे जो है तो जनता ही बताएंगे आपको। तो ये सब जो तरीका है, हाँ, कहीं ना कहीं जो यही नतीजा है कि आज मुखिया जी के प्रति लोगों का आक्रोश भी है। और एक चीज़ बतले, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है इस पंचायत का? शिक्षा के नाम पे आपको मैं बता देता हूँ कि प्रत्येक पंचायत के अंदर में, हाँ, आपको एक जैसे उच्च माध्यमिक विद्यालय का जैसे मतलब जैसे निर्माण होना था, है मेरे भी पंचायत में है एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो कन्होली मल्लिक टोल में है। आप वहाँ जब जाएंगे तो देखेंगे, पाएंगे कि मात्र 6 रूम है, और पढ़ाई कितने क्लास तक की होती है? 10वीं तक की। आप ये मुझे बताइए कि 10वीं तक के बच्चे जो जाते होंगे वो 6 रूम में कैसे पढ़ लेते होंगे? सोचने वाली बात है। कक्षा 1 से कक्षा 10 हाँ, तक की? कक्षा 1 से लेकर 10 तक के वहाँ पे मान के जो विद्यालय चल रहा है, उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो निर्माण हुआ है वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ पे मान के 6 रूम में वो विद्यालय चल रहा है। और दूसरी बात है कि विद्यालय का जब निर्माण हो रहा था, उसकी गुणवत्ता की जब मतलब जांच की बात हुई, हाँ, जो विद्यालय के जो मतलब मेंबरशिप जिनके मतलब सबसे पहले तो विद्यालय का जो निर्माण का जो मतलब कमेटी होता है, उसमें मेंबरशिप वैसे लोग को होना चाहिए जिनके बच्चे पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी लोग उसमें मेंबर थे जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, जो अभी वर्तमान में मान के चलिए प्रत्याशी भी हैं इस पंचायत से। जब उनसे वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है, जो अभी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार नहीं कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो इस जो मतलब विद्यालय निर्माण कमेटी का जो मतलब मेंबरशिप था, वो भी मतलब मजबूत मेंबर के तौर पे थे। तो उनसे जब ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि सर आप हैं यहाँ पे और आप यहाँ के लोकल हैं, और यहाँ जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें बहुत सारी जैसे अनियमितता है, हाँ, बहुत सारी जैसे मतलब कमियां हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलिए, कुछ मतलब इसका विरोध कीजिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसका विरोध मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, अगर आपको गलत कामों का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो आपसे जनता अगर ये उम्मीद पाल करके रखे कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, ये जनता ही जाने। और सर एक चीज़ बतलाइए, और जहाँ तक स्वास्थ्य की सवाल है, तो मैं स्वास्थ्य के विषय में बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक है उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ एनएम की बहाली है, सारे लोग हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कभी वहाँ पे जैसे मतलब जैसे नियमित रूप से कभी डॉक्टर या एनएम या कोई भी लोग जैसे वहाँ पे मतलब उपचार करने के लिए बैठते होंगे। सिर्फ है खाता पूर्ति है, सारी चीज़ इसी तरह से चल रहा है। जनता लॉकडाउन के समय में जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में लोगों को लग रहा था कि मुझे जैसे एक मतलब जैसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, हाँ सब कुछ, लेकिन मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया। और एक चीज़ बतलाइए, हर पंचायत में महिला और युवा का आधा आबादी रहता है, युवा जो है सो पलायन कर रहे हैं, तो यदि आपकी पत्नी मुखिया बनाती है, इस पंचायत के जनता यदि उनको समर्थन देते हैं, तो आपके पास क्या कार्य योजना है उनके लिए, युवा के लिए खासकर? मैं युवाओं के लिए, मेरे पास में सबसे पहले जो सरकार की जो योजना है, चाहे वो आपको मनरेगा के माध्यम से हो या क्या कहते हैं बिहार सरकार की जो और भी कई सारी परियोजना है, हाँ, पंचायत को लेकर के, उसमें जहाँ तक पंचायत के युवा की भागीदारी होगी, जहाँ तक पंचायत की योजना को जो मतलब पंचायत के युवाओं को जो काम दिया जाएगा, हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि उस माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जैसे जोड़ के रखूँ और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं रोज़गार दूँ, ताकि उनको उनका जो पलायन है, हाँ, उस पर मैं मतलब, क्योंकि ये मुखिया तो ज़्यादा तो नहीं पलायन को रोक सकते हैं हम, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि युवाओं का जो पलायन है उस पर कम से कम उसका जो है सो स्तर कुछ कम किया जा सके। और महिला के लिए क्या कार्य योजना है? महिला के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग का निर्माण किया जाएगा। मेरे रीजन में जब मैं बनता हूं मुखिया यहाँ से, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब यहाँ पे महिलाओं के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग का निर्माण किया जाए, जहाँ पे महिला आकर के जैसे मतलब जैसे कुछ अपना जैसे समय व्यतीत करे और कुछ जैसे ऐसे मतलब चीज़ का उत्पाद हो जिसको मार्केट में ले जा करके जैसे बेच करके उनके जैसे मतलब परिवार का जैसे मतलब जीवन यापन अच्छे तरीके से जैसे किया जा सके। और एक चीज़ बतलाइए, जो वर्तमान के मुखिया जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? मैं तो भाई विरोधी हूँ। इस बात को मैं अपने मुंह से बयां करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि अगर आप हैं, चैनल के लोग हैं, तो आप जाकर के जनता से भी इनका फीडबैक लें कि अभी जो वर्तमान मुखिया है उनसे जनता कितना खुश है या नहीं है। और मेरा जहां तक है, तो मैं एक सजग नागरिक होने के नाते मैं उनके 5 साल के क्रियाकलाप को पूर्णतः मैं विरोध करता हूँ। हाँ, मैं उनके मतलब 5 साल के इस कार्य योजना से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, एक आम सजग नागरिक होने के नाते। और एक चीज़ बतलाइए लास्ट में, जो आपके पंचायत में कुल कितने मतदाता और कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं
और मतदाता की संख्या संभवतः 7,000 से एभव है। अब पहले तो 7,000 था, आपको लग रहा है इस बार जो 7,000 से बढ़ करके 8,000 संभवतः 8,000 साढ़े 8,000 होगा और उसका 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ। और लास्ट में आप अपने मतदाता मालिक से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने मतदाता मालिक से ये अपील करना चाहूँगा कि सोच समझ के करना मतदान, फिर मत कहना कि नेताजी ने खड़े कर दिए कोठी बंगले और मकान। ये 20 अक्टूबर साल में 5 साल में एक बार आता है और पुनः आप ये नहीं कहिएगा 20 अक्टूबर के वोटिंग के बाद जब 23 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा कि हम लोगों ने फिर से मिस्टेक कर लिया। आप सोच समझ के वोटिंग करें और जो आपको लगता है कि आपका बेटा, आपका जैसे नेता जो आपके साथ हमेशा मजबूती से खड़ा रहे, आपके हर एक दुख दर्द में आपके साथ रहे, आपके पंचायत को विकास की बुलंदी से जोड़े, विकास के जैसे मतलब मुख्य धारा से जोड़ के रखे, आप वैसे लोगों को वोट करें। अगर आपका बेटा सक्षम है तो आप अपने बेटे को अपार से अपार समर्थन दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके अपने बेटे को विनर बनाएं। ये थे प्रणामी सिंह जी, कन्हौली प्रखंड के खजौली प्रखंड के कन्हौली पंचायत से। इन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ दुर्गेश कुमार, फ्रंटलाइन 24 मधुबनी।